हाय गाइस, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की सीरीज में 3 लेक्चर्स खत्म कर लिया है। अगर आप कोइंसिडेंटली सीधे इस लेक्चर पे विजिट कर रहे हो तो आई रिकमेंड यू पहले आप उन 3 लेक्चर्स को देख लो और आपको उन तीनों लेक्चर्स की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो यू कैन वॉच द 3 लेक्चर्स फर्स्ट बिफोर कमिंग टू दिस लेक्चर। तो सबसे पहले इस लेक्चर का रोड मैप देख लेते हैं। देखो, इस लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एक क्वांटिटी होती है जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग विच इज कॉल्ड कंडक्शन। देखो, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ट्राइबो इलेक्ट्रिक या फ्रिक्शनल इफेक्ट, जिसमें दो बॉडीज को रब्ड किया जाता था। आज के लेक्चर में आप देखोगे दूसरा मेथड चार्जिंग का, जो ये भी कॉन्टैक्ट मेथड है, जिसको कंडक्शन कहते हैं, और ये मेथड केवल कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंसुलेटर्स। फिर आप देखोगे अगर दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं और अगर आप उन्हें कांटेक्ट में लाते हो, और ये जनरलाइज्ड केस होगा कि कोई भी उनका रेडियाई हो, ठीक है, रेडियाई अनइक्वल हो, तो किस तरीके से उनके चार्जेस उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, और आखिरी सेगमेंट आप देखोगे इसी का स्पेशल केस कि अगर दोनों स्फेरिकल कंडक्टर्स इक्वल रेडियाई के होंगे तब चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज लेक्चर 4 ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सबसे पहले हम लिख ले इलेक्ट्रिक चार्ज लेक्चर 4 ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, नो अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या क्या मतलब है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पहला आपका चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ। सेकेंड चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली एक पूरा सेपरेट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो आप आगे पढ़ोगे। तो अब सवाल यह आता है कि अगर हम आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तो अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या जानने वाले हैं। तो देखो, आप अभी कूलम्स लॉ में और इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़े बहुत एप्लीकेशंस और थोड़े बहुत आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो इसलिए मैं यहां पे उतने कंसेप्ट्स को कवर कर रहा हूं जो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पहले के चैप्टर्स में मिलेंगे, और अदरवाइज आप पूरा एक चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले ये देखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। देखिए, जितनी भी आप फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो जैसे दो तरीके की प्रॉपर्टी होगी। एक प्रॉपर्टी होगी माइक्रोस्कोपिक और एक होगी मैक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, यानी ये आप किसी पॉइंट के लिए डिफाइन कर सकते हो। जैसे आप पोटेंशियल पढ़ोगे तो पोटेंशियल एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये किसी एरिया पे, लेंथ पे, सरफेस पे डिफाइन नहीं होती है, ये पॉइंट पे डिफाइन होती है। तो आप कहते हो जैसे ये पॉइंट है, मान लो अब ये स्पेस का एक पॉइंट है, जरा विजुअलाइज करो कि ये एक पॉइंट ए है, तो आप कहोगे ए पे कितना पोटेंशियल है। ये पॉइंट बी है तो आप कहोगे बी पे कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो पोटेंशियल हमेशा किसके लिए डिफाइन किया जाता है, किसी पॉइंट के लिए। तो ये क्या हो गई, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हो गई। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस विच डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए, यहां पे दो की पॉइंट है। पहले तो पहला इस डेफिनेशन में देखो, पहला चीज तो ये क्लियर हो रही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है। इसलिए आपको क्लियर हो गया कि ये एक पॉइंट पे डिफाइन होती है। ठीक, कभी भी जब आप जब भी प्रॉब्लम्स करोगे तो आप कहोगे फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी, फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए। ये क्लियर हो गया। दूसरा है कि अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये बताती है कि स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रिक चार्ज किधर फ्लो करेगा। देखो, यहां एक बड़ा की वर्ड है जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट भी किया है, वो वर्ड है स्पॉन्टेनियसली। ठीक, हम ये नहीं कह रहे कि ये बताती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किधर फ्लो करेगा, स्पॉन्टेनियसली किधर फ्लो करेगा। अभी आप देखोगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी जस्ट अब विद इन 2 मिनट में देखोगे कि भाई स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, तो ये और क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। अभी आप ये लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस विच डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस का मतलब होता है एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। क्या, एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, क्योंकि पॉइंट की प्रॉपर्टी हमेशा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहलाती है, विच मे वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये आप देख ही चुके हैं कि पोटेंशियल जैसे एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, तो हो सकता है पॉइंट ए पे पोटेंशियल अलग हो, बी पे अलग हो, सी पे अलग हो। ठीक है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगी तो इट मे वेरी, जरूरी नहीं हो कि वो हर जगह चेंज ही हो सकता है वो पूरे स्पेस में
हर एक पॉइंट पे सेम हो, बट हो सकता है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है? पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है विच में वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक, तो ये आपने 2 पॉइंट लिख लिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। नो, अब देखो वहां पे हमने पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड करता है कि चार्ज स्पॉन्टेनियसली किधर फ्लो करेंगे ना, स्पॉन्टेनियसली किधर फ्लो करेंगे। तो अब एक क्रिटिकल पॉइंट आता है, एक सवाल आता है कि भाई ये स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है ना। तो देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस विदाउट एनी एक्सटर्नल एड। अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस विदाउट एनी एक्सटर्नल एड, यानी एक प्रोसेस जो अपने आप हो, तुम्हें उससे फोर्स ना करना पड़े। ठीक, अब जैसे मान लो ये मार्कर है, अगर तुमको क्या लगता है, एक कॉमन एक्सपीरियंस सोचो, एक छोटे से बच्चे से पूछ लो, तुम अगर इसे छोड़ोगे तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? तो आप कहोगे सर नेचुरल है कि अगर हम इसे छोड़ेंगे तो ये नीचे गिरेगा। तो ये इसका स्पॉन्टेनियस फ्लो है, अपने आप। तुम्हें कोई इसको वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड में नीचे चला जाएगा। अब क्या इसका ये मतलब हो गया कि मार्कर ऊपर जा ही नहीं सकता? नो, ये मतलब नहीं हुआ। आप इसको ऊपर भी भेज सकते हो, लेकिन अगर आप इसे ऊपर भेजोगे तो आपको इसको कुछ वेलोसिटी देनी होगी, तभी ये ऊपर जाएगा। ठीक, तो ये हो गया मैटर, ये मास है ना, तो मैटर। तो अब आपसे अगर मैं पूछूं मैटर स्पॉन्टेनियसली किधर जाता है? ग्रेटर हाइट से लोअर हाइट या लोअर हाइट से ग्रेटर हाइट? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं मैटर स्पॉन्टेनियसली किधर जाता है, ग्रेटर हाइट से लोअर हाइट या लोअर हाइट से ग्रेटर हाइट? तो आप अब ऑब्वियस है, अगर इतना समझ गए होगे तो आप कहोगे सर मैटर स्पॉन्टेनियसली ग्रेटर हाइट से लोअर हाइट जाता है। ठीक, मैटर स्पॉन्टेनियसली मूव्स फ्रॉम ग्रेटर हाइट टू लोअर हाइट। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी मैं चार्ज पे नहीं आ रहा हूं, अभी मैं कुछ आपको कॉमन लाइफ के इलस्ट्रेशंस दे रहा हूं। तो मैटर स्पॉन्टेनियसली कहां से कहां मूव करता है? ग्रेटर हाइट से लोअर हाइट, करेक्ट। तो अब जैसे मान लो इस तरीके से कोई हिल है और यहां तुम एक बॉल को छोड़ दो, तो बॉल अपने आप टेंडेंसी होगी इसकी नीचे जाने की। बट इसका क्या ये मतलब है कि बॉल ऊपर नहीं जा सकती? नो, ये मतलब नहीं है कि बॉल ऊपर नहीं जा सकती ना, बॉल ऊपर भी जा सकती है, बट अपने आप नहीं जाएगी। आपको कुछ ना कुछ इसको वेलोसिटी देना होगा, तब ये ऊपर जाएगी। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, अब इसी तरह हीट के बारे में सोचो, तुम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। कई बार मैं पूछता हूं अपने क्लास में स्टूडेंट से कि क्या हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर फ्लो कर सकती है, और मैं देखता हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर नो, क्योंकि वो एक डेफिनेशन पढ़ते आते हैं क्लास 6 से 5 से कि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। बट ये गलत है, यहां कीवर्ड है स्पॉन्टेनियसली। हीट स्पॉन्टेनियसली अपने आप कहां से कहां फ्लो करती है? हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन। समझ रहे हो? स्पॉन्टेनियसली कहां से कहां फ्लो करेगी? हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन। गॉट इट? अब इसका मतलब क्या है? देखो मान लो ये तुम्हारा रूम है और ये आउटसाइड है, ठीक, और ये तुम्हारा रूम है, और मान लो तुम्हारे रूम का टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है और रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अब तुमको क्या लगता है हीट किधर फ्लो करेगी? तो हीट देखो रूम से बाहर की तरफ फ्लो करेगी अपने आप, तुम्हें इसमें कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, क्योंकि हीट अपने आप, अगर आप कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहे हो, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, तो हीट अपने आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करती है। बट मैंने अभी एक सवाल पूछा था, क्या ये पॉसिबल है हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फ्लो करें? तो अब मान लो रूम का टेम्परेचर और आउटसाइड टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर है से 25 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। अब मेरा सवाल है, क्या ये पॉसिबल है? बताओ बेटा कि हीट रूम से सराउंडिंग्स में फ्लो करे। तो अगर यहां पे हीट रूम से सराउंडिंग्स में जानी है, बाहर जानी है, तो बेसिकली हीट को मूव करना है फ्रॉम द रीजन ऑफ लो टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर। तो कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ये डेफिनेशन याद कर लेते हैं बिना समझे कि हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर। नो, हमने क्या पढ़ा? हीट स्पॉन्टेनियसली मूव्स फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर।
It can also move from low to high temperature, but the process will be non-spontaneous. यानी यहां पे आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहां हीट को फ्लो कराना है तो आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। द प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, गॉट इट। और ये वर्क कौन करता है? आप देखो, अगर आप यहां पे एसी लगा दो, ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी, यहां इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी, इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी, और ये क्या करेगी? ये वर्क करेगी, और एसी क्या करेगा? यहां से हीट लेगा, और एसी का जहां आउटलेट लगा रहेगा बाहर, जहां आउटलेट लगा रहेगा वहां ये हीट को देगा, रिलीज आउट करेगा। तो देखो एसी क्या कर रहा है? एसी हीट को लो टेम्परेचर से ले रहा है और हाई टेम्परेचर के रीजन में ले जा रहा है। तो एसी इज बेसिकली मूविंग द हीट फ्रॉम द रीजन ऑफ लो टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर। But again, since the heat flows spontaneously from high to low temperature, to move it from low to high temperature, work need to be done. समझ गए? तो अभी ये क्लियर हो गया होगा तुम्हारा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, ठीक। तो यहां तुमने दो एग्जांपल्स देखा कि मैटर यानी मास स्पॉन्टेनियसली अपने आप ग्रेटर हाइट से लोअर हाइट जाता है, हीट स्पॉन्टेनियसली हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जाती है। अगर मैटर को लोअर से हायर हाइट भेजना है तो आपको वेलोसिटी देनी होगी, आपको वर्क करना होगा। अगर हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर के रीजन पे भेजना है तो आपको वर्क करना होगा। द प्रोसेसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे, ठीक। अब आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे। तो देखो, चार्जेस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो हम अभी बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज स्पॉन्टेनियसली मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लो पोटेंशियल। समझ गए? स्पॉन्टेनियसली का मतलब हो गया अगर उसके पास अपनी चॉइस होगी। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे तुम पढ़ोगे अभी इंडक्शन, फिर आप कैपेसिटर पढ़ोगे, तो आप देखोगे फ्री और बाउंड चार्ज का कंसेप्ट। तो वहां पे ये देखना होता है कि कौन सा चार्ज अपना स्पॉन्टेनियस बिहेवियर दिखा सकता है, क्योंकि अगर वो स्पॉन्टेनियस बिहेवियर दिखाएगा तभी ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो पॉजिटिव चार्ज स्पॉन्टेनियसली मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लो टेम्परेचर। इसका मतलब है, देखो कि मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। और आप आगे देखोगे पोटेंशियल की जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो वोल्ट होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है। तो मान लो अभी तुमने देखा पोटेंशियल पॉइंट की प्रॉपर्टी है, मान लो यहाँ का पोटेंशियल 30 वोल्ट है और यहाँ का 20 वोल्ट है, ठीक। और एक पॉजिटिव चार्ज है से 3 कूलम, और ये फ्री है। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये फ्री होगा तभी ये स्पॉन्टेनियस बिहेवियर दिखाएगा। तो अगर तुमने इसको यहां छोड़ दिया, सिंपली छोड़ दिया, एकदम फ्री है ये, तुमने इस पे कोई बाउंडेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई लिमिटेशन नहीं लगा के रखा है, ठीक। तो ये क्या करेगा? ये किधर जाएगा? ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा। ये अपना स्पॉन्टेनियस बिहेवियर दिखाएगा। समझ गए? तो जब भी पॉजिटिव चार्ज फ्री होगा तो वो अपना स्पॉन्टेनियस बिहेवियर दिखाएगा। पहला चीज याद रखना, whenever the charge is free, it will demonstrate its spontaneous behavior। पहली चीज ये बात सोच लेना कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज हाई टू लो ही जाएगा। नो, फ्री होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी वो स्पॉन्टेनियस बिहेवियर दिखाएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव चार्ज स्पॉन्टेनियसली मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लो पोटेंशियल, ठीक। और नेगेटिव के लिए वाइस वर्सा हो जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज स्पॉन्टेनियसली अपने आप, अगर ये फ्री होगा जाने के लिए, तो ये लो पोटेंशियल से कहां जाएगा? हाई पोटेंशियल जाएगा। समझ गए? तो ये आप यहां पे नोट कर लीजिए, पोटेंशियल एंड चार्ज फ्लो। तो पोटेंशियल बेसिकली ये बताता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पॉन्टेनियसली किधर जाएंगे, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज नोट कर लो, स्पॉन्टेनियसली मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लो पोटेंशियल, एंड वाइस वर्सा फॉर द नेगेटिव चार्ज। वाइस वर्सा मतलब उसी का उल्टा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो जस्ट थिंक, यहां पर वीडियो को स्टिल कीजिएगा, पॉज कीजिएगा 2 मिनट के लिए और सोचिएगा, और अपना आंसर अपनी नोटबुक में या कमेंट में लिखिएगा। फिर मैं जो अगला डिस्प्ले दिखाऊंगा उसमें ये आंसर होगा, ठीक है। कैन पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल? आपको आंसर ये देना है। अभी आपने ये सीखा कि पॉजिटिव चार्ज, भाई मैं देखता हूं कई बार स्टूडेंट ये डेफिनेशन बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हालांकि ये डेफिनेशन गलत है। मैंने अभी आप समझ गए क्यों गलत है, इतना मैं आपको समझा चुका हूं मैटर के केस में, हीट के केस में और चार्ज के केस में, ठीक। वहां पे एक वर्ड है की वर्ड, ठीक। अब वो मैं फिर से रिपीट नहीं अभी कर रहा क्योंकि अभी आपको इसका आंसर देना है।
तो कैन पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल? जस्ट थिंक, और वीडियो को पॉज करो और आप आंसर लिखो। ओके, नाउ लेट्स सी, अब आंसर इसका देखते क्या है। तो मैंने आपसे पूछा कैन पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल? द आंसर विल बी यस, द चार्ज कैन इंडीड मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ low potential to a region of high potential, but the process will of course be non spontaneous, क्योंकि तुमने क्या सीखा कि पॉजिटिव चार्ज स्पॉन्टेनियसली हाई से लो जाएगा। तो अगर मैं पूछ रहा हूं क्या वो लो से हाई जा सकता है, तो ये मत सोच लेना नहीं जा सकता। जैसे हीट क्या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर जा सकती है? ऑफ कोर्स जा सकती है, बट प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, वर्क नीड टू बी डन। सेम थिंग गोज फॉर द चार्ज, यस, बट दिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, दैट इज एक्सटर्नल वर्क नीड टू बी डन फॉर दिस फ्लो। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो वहां देखोगे सेल क्या काम करती है। जैसे ये सेल है, ठीक है, और ये सेल का है हाई पोटेंशियल और ये सेल का है लो पोटेंशियल, और ये सर्किट है, ठीक, ये आपका एक्सटर्नल सर्किट हो गया। और मान लो हम जो मॉडल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, वो लेते हैं मॉडल ऑफ द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वहां तो पढ़ोगे इवन अगर एक्चुअल चार्ज कैरियर नेगेटिव भी है, जैसे मेटल्स में क्या होता है, मेटल में पॉजिटिव चार्ज तो मूव करते नहीं। आपने लेक्चर 1 या 2 में देखा मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मेटल में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कोई स्टूडेंट ये सोच सकता है कि सर मेटल में तो पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं कर रहे, और हम जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज रह जा रहा है। तो भाई वो एक मॉडल हम लोगे, वो एक मॉडल लोगे कि हमेशा हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर एक्चुअल चार्ज कैरियर नेगेटिव है ना, और नेगेटिव अगर राइट साइड जा रहा है, तो ये इक्विवेलेंट है एक मॉडल के, क्या ये तुम मान सकते हो एक मॉडल के इक्विवेलेंट है, जहां ये अज्यूम किया जा सकता है कि अगर ये ना हो के पॉजिटिव चार्ज होता तो वो उल्टा जाता, ठीक, ये होता है बेसिकली। ये सब आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे। तो जैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड जा रही है, तो एक तो मॉडल मान सकते हो कि भाई यहां अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और उन्हीं का चार्ज, उन्हीं के बराबर चार्ज पार्टिकल होते पॉजिटिव, तो वो लेफ्ट साइड जाते, ठीक। तो हम इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो यहां देखो होता क्या है, सर्किट सेल के बाहर देखो, सेल के बाहर ये हाई पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज खड़ा है ना, और यहां से ये देखो सर्किट में जाएगा यहां तक स्पॉन्टेनियसली, अपने आप, देख रहे हो, क्योंकि ये हाई टू लो जा रहा है। कहां जा रहा है? हाई से लो जा रहा है, ठीक। तो इस पे तुम्हें वर्क करने की नीड नहीं होगी, ये खुद जाएगा, और जो ये एनर्जी कैरी करेगा ये सर्किट में यूटिलाइज होती जाएगी। सब आगे पढ़ोगे। अभी ये समझना है कि सेल के बाहर सर्किट में हमारा पॉजिटिव चार्ज हाई से लो पोटेंशियल जा रहा है। अब देखो, अब तुम्हारा ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये कहां आके खड़ा है? लो पोटेंशियल पे, और इसको जाना कहां है? हाई पोटेंशियल, समझो। तो अब ये सेल के लो पोटेंशियल पे खड़ा है और सेल के हाई पोटेंशियल पे जाना है। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या ये अपने आप जाएगा? व्हाट यू थिंक? जितना अभी तक आप समझे उससे आपको क्या लगता है कि क्या सेल के अंदर ये लो से हाई पोटेंशियल अपने आप जाएगा? करेक्ट, द आंसर इज नो, ये अपने आप नहीं जाएगा, ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो जब इसको यहां से यहां जाना होगा ना, तो सेल इस पे वर्क करेगी, सेल की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी, ठीक, जो इसको एनर्जी देगी, वर्क देगी, जो सेल के अंदर इसको लो से हाई पोटेंशियल पे ले जाएगी। तो अब अगर मैं यहां पूछूं कि इस पूरे सर्किट में देखो पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां मूव कर रहा है, तो मैं अगर आपसे ऑप्शन दूं, ऑप्शन ए ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो यह आंसर गलत होगा। ऑलवेज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, यह आंसर भी गलत होगा। प्रॉपर आंसर क्या होगा? आउटसाइड द सेल, outside the cell the positive charge is moving from high to low potential. Clear? Again I'm repeating, outside the cell the positive charge is moving from high to low potential, and inside the cell the positive charge is moving from low to high potential. This is the proper answer. Got it? तो ये आप नोट कर सकते हो और ये इलस्ट्रेशन भी कर सकते हो। हालांकि ये सब हम इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे, बट यहां थोड़ा हम पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस समझ रहे हैं, तो इसलिए इतना आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना, कैन पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, दिस विल बी द आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी, इतना आप समझ गए। तो अब आते हैं, देखो पहला मेथड आपने चार्जिंग का देखा था ट्राइबो इलेक्ट्रिक मेथड या फ्रिक्शनल मेथड, जिसमें आपने देखा था ऑब्जेक्ट्स रब किए जाते हैं प्रीवियस लेक्चर। अब वो एक कॉन्टैक्ट मेथड था, और अब हम दूसरा मेथड चार्जिंग का देख रहे हैं, कंडक्शन
दूसरा मेथड हम चार्जिंग का देख रहे हैं कंडक्शन, तो आप लिखोगे मेथड ऑफ चार्जिंग नंबर 2 कंडक्शन, सब हेडिंग डालोगे मेथड ऑफ चार्जिंग नंबर 2 कंडक्शन। ठीक, देखो पहली चीज तो समझ लो, कंडक्शन केवल कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। इंसुलेटर्स इस मेथड से चार्ज नहीं होते हैं। ठीक, ये याद रखना। अब देखो व्हेन कंडक्टिंग बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, देखो अगर दो कंडक्टिंग बॉडीज है, ठीक, और तो इन्हें कॉन्टैक्ट में ले आए, टच कर दिए से ए ओ बी, या इनको कंडक्टिंग पाथ से कनेक्ट कर दिए, जैसे कोई वायर है, मेटल वायर, इससे कनेक्ट कर दिए। दोनों केस हो, दोनों इक्विवेलेंट चीज है भाई, या तो फिजिकल कॉन्टैक्ट में ले आओ या कंडक्टिंग पाथ लगा दो। और इनका शुरू का जो पोटेंशियल है, मान लो इसका पोटेंशियल V1 है और इसका V2 है, ठीक है, और V1 इज नॉट इक्वल टू V2, दोनों पोटेंशियल सेम नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पोटेंशियल सेम होगा ना दोनों ऑब्जेक्ट्स का, तो इनके बीच में कोई चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक, तो चार्ज मान लो इसमें चार्ज है, ये आपका इनिशियल है, हाँ, और इस पे चार्ज है Q1 और इस पे Q2, ठीक, और V1 V2 के इक्वल नहीं है। तो अब क्या होगा मालूम है, इनमें चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कब तक? जब तक इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान लो ये A और ये B है, तो अब क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा, जब फाइनल कंडीशन अटेन होगी, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। देखो पोटेंशियल सेम होगा, चार्जेस सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक, तो मान लो यहां पे चार्ज हो गया Q1 डैश और यहां पे चार्ज हो गया Q2 डैश। अगर ये फिगर बनाओगे तो ये ऐसा दिखेगा, Q1 डैश Q2 डैश, तो यहां पोटेंशियल V हो गया। ठीक, तो कंडक्शन का बेसिकली ये फंडामेंटल होता है कि व्हेन कंडक्टिंग बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट और कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग पाथ। ठीक, व्हेन कंडक्टिंग बॉडीज आर ब्रॉट, आप नोट कर लेना, व्हेन कंडक्टिंग बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट और connected by a conducting path and initially they are at different potential, then electric charge will redistribute between them till they attain the same potential. कब तक redistribute करेगा? जब तक उनका potential same हो जाएगा, potential same हो जाएगा। चार्जेस जरूरी नहीं है सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे कि बॉडीज का शेप एंड साइज क्या है, या पोटेंशियल के चैप्टर में पढ़ोगे। हालांकि उसके दो स्पेशल केस अभी हम देखेंगे जो हमें कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज होगा। ठीक, स्फेरिकल बॉडीज के लिए। बाकी रॉड है, रिंग है, डिस्क है, तो सबके पोटेंशियल के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ठीक, तो यहां पे दो फंडामेंटल लगेगा। अब यहां देखो आप क्या लगा सकते हो, पहला प्रिंसिपल आप लगा सकते हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि चार्ज हमेशा टोटल कंजर्व होगा। तो सिस्टम अगर ये ले रहे हो दोनों को, तो शुरू में इस पर टोटल चार्ज, इनिशियल टोटल चार्ज विल बी फाइनल टोटल। तो Q1 प्लस Q2, यही है ना बेटा, यही इनिशियल टोटल चार्ज है ना, विल बी इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो कैसे भी ऑब्जेक्ट्स हो ना, स्फेयर हो, रॉड हो, रिंग हो, कैसा भी हो, इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स हो, चार्ज का तो कंजर्वेशन की हमेशा यही इक्वेशन बनेगी। ठीक, दूसरा आप लगाओगे पोटेंशियल का फॉर्मूला, फिर आप पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओगे ये कि दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। ठीक, जो अभी देखते हैं आगे। तो ये आपका फंडामेंटल हो गया कि ये आपकी प्रिंसिपल होती है चार्जिंग बाय कंडक्शन की। नोट कर लेना कि जब भी दो कंडक्टर्स को तुम कांटेक्ट में लाओगे या कंडक्टिंग पाथ से कनेक्ट करोगे, और अगर इनिशियली उनमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी अगर उनका पोटेंशियल सेम नहीं होगा, तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कब तक? जब तक उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक, और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की इक्वेशन आप यहां लगा सकते हो। नाउ लेट्स सी, देखो जब आप पोटेंशियल चैप्टर पढ़ोगे, ठीक, और अगर कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर होगा, भले वो सॉलिड हो या हॉलो, उससे मतलब नहीं है, बट कंडक्टिंग होना चाहिए। ठीक, तो वहां ये फॉर्मूला डेराइव करोगे। अभी हम इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहे क्योंकि ये सब आपके पोटेंशियल चैप्टर में आएगा। अभी थोड़ा सा इसका कूलम्स लॉ में काम पड़ेगा इस फॉर्मूले का ना, वो हम इसलिए लिख दे रहे हैं। तो पोटेंशियल को जैसे चार्ज का सिंबल
Q होता है, मास का M होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपिटल V लिखते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम में, और कोई मीडियम होगा अभी आप देखोगे तो इसमें K लग जाएगा, और जो भी चार्ज है मान लो इस पे चार्ज Q है, तो Q डिवाइडेड बाई ये आपका रेडियस है R। तो ये स्फीयर का, कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, नोट कर लेना। ठीक, अभी आपको ये नहीं सोचना ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे डिराइव हुआ। आई टोल्ड यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा एक सेपरेट चैप्टर है जो आगे आना है, उसमें ये सब फॉर्मूले आप डिराइव करोगे। अभी मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगली जो हम एक फॉर्मूला, एक एप्लीकेशन सीखने जा रहे हैं जो कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई होगा, वहां के लिए ये यूजफुल होगा। तो अभी आप जस्ट फॉर्मूला नोट कर लो, ये कूलम्स लॉ के चैप्टर में आगे आप पोटेंशियल में से डिराइव करोगे। ठीक, तो पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर वेदर हॉलो और सॉलिड, इससे मतलब नहीं होता है। दिस इज द फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर अभी चाहो, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है अभी, हालांकि कूलम्स लॉ में आप देखोगे इसको कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, तो आप इससे K भी लिख सकते हो, K Q/R, वेयर K इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अभी आप ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हो पोटेंशियल का स्फीयर का। ठीक, तो ये नोट कर लीजिएगा, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर। नो लेट्स सी, कई बार आप ये लैंग्वेज सुनोगे प्रॉब्लम से, मैं इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। तो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर या इंसुलेटेड कंडक्टिंग बॉडी का क्या मतलब है, ये कि इस पे जैसे एक हैंडल लगी हुई है या सपोर्ट लगा है, और ये इंसुलेटिंग हैंडल या सपोर्ट है, और ये क्या है, ये कंडक्टर है। तो देखो ये क्या करता है, अब इसको अगर आपने चार्ज दिया ना, अगर तुमने इसको चार्ज दे दिया है, तो ये चार्ज को लीक ऑफ नहीं होने देगा ना, ये चार्ज को लीक ऑफ नहीं होने देगा। तो मान लो कहीं पे ग्राउंड पे तुमने लगा रखा है इस तरीके से, तो ये तुम्हारा इंसुलेटर हो गया और ये कंडक्टर हो गया। तो कहीं पे भी अगर ये लैंग्वेज पढ़ना कि इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर या इंसुलेटेड कंडक्टिंग बॉडी, तो ये मतलब होता है उसका। कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये समझ में इंसुलेटेड भी और कंडक्टिंग भी है। नो, इंसुलेटेड मतलब उसका सपोर्ट इंसुलेटिंग है कि वो चार्ज के लीकेज को रोकेगा। ठीक, नो अब देखते हैं एक जनरलाइज्ड केस। मान लो तुम्हारे पास दो स्फीयर्स है कंडक्टिंग, ठीक है भाई, दो स्फीयर्स है कंडक्टिंग, समझिएगा। एक पे चार्ज है Q1 और एक पे चार्ज है Q2। एक का रेडियस R1 है और एक का रेडियस R2। ठीक, तो ये आपके पास दो कंडक्टिंग स्फीयर्स है, और आपने क्या किया, आपने इन्हें टच कर दिया, या मैंने क्या कहा, कोई कंडक्टिंग पाथ से कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब मान लो इस पे फाइनल इक्विलिब्रियम में चार्ज हो गया Q1 डैश Q2 डैश, Q1 डैश Q2 डैश, ये आपकी फाइनल सिचुएशन है। तो मेरे को पता लगाना है इनके फॉर्मूले कि Q1 डैश Q2 डैश क्या होगा। तो इसी को आप कहोगे भाई, दो अगर स्फेरिकल कंडक्टर्स है तो उनमें चार्जेस कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होगा जब वो कांटेक्ट में लाए जाएंगे या कंडक्टिंग पाथ से कनेक्ट किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या इसको हम जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसको FTP फिंगर टिप पॉइंट जो मैं बताता हूं वो याद रखेंगे MCQs के लिए, ऑब्जेक्टिव के। ठीक, तो अब देखो यहां पे क्या है, पहली चीज तो समझ लो दोनों का रेडियाई अलग है। आप कहोगे सर रेडियस अगर सेम होगा तो भाई वो इसका स्पेशल केस हो जाएगा, वो और आसान हो जाएगा। अभी आप देखोगे तो मैंने क्या कहा कि यार दो कंसेप्ट लगेगा। मान लो इनिशियल पोटेंशियल V1 V2 है, और फाइनल याद है ना, तब तक ये इक्विलिब्रियम जब अटेन होता है तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो पहले तो आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दो, Q1 प्लस Q2 इज Q1 डैश प्लस Q2 डैश। याद है, ये पहली इक्वेशन हो गई, ये तुम्हारी पहली इक्वेशन हो गई। फिर हमने क्या आज देखा कि अगर कोई भी स्फीयर होता है तो उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, उसका चार्ज बाय रेडियस। तो यहां पे देखो फाइनली जो A का पोटेंशियल होगा वो होगा K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 डैश बाई R1, और जो B का पोटेंशियल होगा वो होगा K Q2 डैश बाई R2। और फाइनली क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम में है ना, फाइनली VA इज इक्वल टू VB है ना,
सेम पोटेंशियल हो गया है, तब तक ही तो चार्ज ही फ्लो करेगा। तो देयरफॉर के Q1 डैश बाई R1 इज इक्वल टू के Q2 डैश बाई R2। अब क्या आपका के हो गया कैंसिल, ठीक है। अब आप Q2 डैश को बना लो यहाँ सब्जेक्ट, तो Q2 डैश हो जाएगा Q1 डैश R2 डिवाइडेड बाई R1। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 में रख दूं, ठीक, मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रख दे रहा हूं। सो आई गेट Q1 प्लस Q2 इस Q1 डैश प्लस Q1 डैश R2 डिवाइडेड बाई R1। तो अगर आप Q1 डैश को सब्जेक्ट बना लोगे तो यह आ जाएगा Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाइड बाई R1 और यह आ जाएगा R1 प्लस R2। ये तो ये तुम्हारा देखो एंड फॉर्मूला बन गया, डिराइव्ड फॉर्मूला बन गया ना, जिसको हम याद रखेंगे। ये फाइनल चार्ज आ गया पहले पे। इसी तरह दूसरे पे निकाल सकते हो तुम। दूसरे पे कैसे निकालोगे? अब तुम वहां Q1 डैश को सब्जेक्ट बना लो, वो रख सकते हो, या यहां पे Q1 डैश की वैल्यू रख दो, Q2 आ जाएगा। तो ये आएगा Q1 प्लस Q2। मैं इसको फिर से पूरा डिटेल नहीं कर रहा हूं, सिंपल मैथमेटिक्स है। इसी तरीके से R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये आपके फॉर्मूले आ गए, ठीक। तो ये तो देखो हमने पूरा इसको डिराइव किया, ये पूरा मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखा दी। अब हम इसको ये नोट कर लेना आप डेरिवेशन, और फिर हम इसको एज अ FTP लिख ले, फिंगर टिप पॉइंट। FTP मतलब क्या होता है? फिंगर टिप पॉइंट, जो हमें हाईलाइट करके हम अपने नोट्स बुक में लिखते हैं कि जब आप फाइनल रिवीजन करते हो, खास करके MCQs के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि MCQs में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम ये मान लो Q1 चार्ज है, ये कि इतना समय नहीं होता कि हम जो है पूरी वर्किंग वहां पे करें। तो जितने आपको FTP याद होते हैं वो इंपॉर्टेंट, अच्छा होता है, आपका टाइम बचाते हैं। और फाइनली ये चार्ज Q1 डैश है और Q2 डैश है, ठीक। तो आपने फॉर्मूला ये सीखा कि Q1 डैश होगा, देखो Q1 प्लस Q2 को तुम लिख सकते हो Q टोटल, सही, याद रखने के लिए। तो Q टोटल ये देखो इनटू जिस पे चार्ज निकाल रहे हो उसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, जिस पे चार्ज निकाल लो उसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो। तो R1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेडियाई, सम ऑफ द रेडियाई, दोनों का रेडियाई सम कर दो, R1 प्लस R2। ये फंडा याद रखो, तो ये तुम्हारा FTP बन गया। इसी तरह Q2 क्या होगा? यही फंडा लगा दो, जो दूसरे पे फाइनल चार्ज होगा, तो ये तो टोटल वही रहेगा, Q टोटल इनटू, अब किस पे निकाल रहे हो? 2 पे। किस पे निकाल लो? 2 पे, तो इसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेडियाई, R1 प्लस R2। तो ये दो फॉर्मूले अब क्या करोगे आप? एज फिंगर टिप पॉइंट याद रखोगे MCQs के लिए, ठीक। ये आप फिंगर टिप पॉइंट याद रखोगे MCQs के लिए, ठीक, कि हमें दिक्कत ना हो, जब भी हम MCQ कर रहे हो सीधे इसको अप्लाई कर दे। गॉट इट? नो लेट्स सी इलस्ट्रेशन 1। दो कंसिडर 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 3R एंड 2R। तो एक का रेडियस है 3R, एक का है 2R, और इस पे चार्ज है 3Q और इस पे है -Q, और इनको तुमने एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, मान लो इनको AB नाम दे दे, और पूछ रहा है इनमें फाइनल चार्जेस क्या होगा। तो अब देखो, मान लो ये तुम MCQ कर रहे हो, अब तुम्हें पूरा फॉर्मूला नहीं लगाना है, सबसे पहले Q टोटल लिख लो ना। Q टोटल कितना हो गया? दोनों के जोड़ दो, 3Q प्लस -Q कितना आ गया? 2Q ना। अब आप अपना FTP लगा दीजिए, तो Q1 डैश कितना होगा? Q टोटल पहले का रेडियस बाई सम ऑफ द रेडियस, तो 2Q, पहले का रेडियस कितना है? 3R, सम ऑफ द रेडियस कितना है? 5R। तो ये कितना आ गया? 6Q बाई 5, 6Q बाई 5। दूसरे पे कितना चार्ज आ जाएगा? Q टोटल इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, तो ये जाएगा 2Q, फिर दूसरे का रेडियस कितना है? 2R डिवाइडेड बाई सम 5R, तो ये क्या आ गया? 4Q बाई 5। ये आंसर आ गया आपके। ये दोनों पे चार्जेस आ गया, 6Q बाई 5 और 4Q बाई 5। अब यहां पे एक चीज देखो, पॉइंट नोट करने वाली चीज है, फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट में पोटेंशियल सेम है, ये तुम्हें सोचने की नहीं जरूरत है। कोई भी कंडक्टर हो,
कोई भी दो कंडक्टर को जोड़ोगे या कोई भी कंडक्टिंग सिस्टम्स को जोड़ोगे, चार्जेस तब तक डिस्ट्रीब्यूट करेगा जब तक इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बट फाइनल चार्जेस देखो यहां सेम नहीं है, ये शुरू में ही मैंने बताया था कि फाइनल चार्जेस सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो ये हमारा एक इलस्ट्रेशन हो गया। अब देखो, अभी तो तुमने एक जनरलाइज्ड केस देखा कि कोई भी रेडियाई हो तो कैसे आप फाइनल चार्जेस निकाल लोगे। अब हम इसके स्पेशल केस पे आते हैं जिसपे आपको बड़ी फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स मिलती है कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर दो स्फीयर्स है और दोनों आइडेंटिकल साइज के है, देखो यहां मटेरियल से मतलब नहीं है, ठीक है, साइज से मतलब होता है, रेडियस से। मटेरियल वो कंडक्टिंग होने चाहिए, ठीक, साइज सेम है, और इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2। और तुमने क्या किया, तुमने इनको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया या कांटेक्ट में ले आए और फाइनल चार्ज आ गया Q1 डैश और Q2 डैश। तो भाई अब ये पिछले जनरलाइज केस का स्पेशल केस बन गया। तो Q1 डैश क्या हो जाएगा, Q टोटल इंटू रेडियस डिवाइडेड बाई 2R, यानी Q टोटल बाई 2। और Q2 डैश क्या हो जाएगा, Q टोटल इंटू इसका रेडियस बाई सम 2R। तो ये भी क्या आ जाएगा, Q टोटल बाई 2। तो ये तुम्हारा एक और आसान केस बन गया जो याद रख सकते हो FTP, कि अगर दो स्फीयर्स आइडेंटिकल साइज के हैं, क्या दो स्फीयर्स कंडक्टिंग स्फीयर्स आइडेंटिकल साइज के हैं और तुम इनको टच कर देते हो और इस पे इनिशियल चार्ज Q1 Q2 था, रेडियस सेम आइडेंटिकल साइज है, तो जो फाइनल चार्जेस होगा वो इक्वल होगा। समझो अब यहां पे देखो चार्जेस भी इक्वल हो गए। याद है जब अनइक्वल साइज थी तो पोटेंशियल तो इक्वल हो रहा था, पोटेंशियल तो हमेशा इक्वल होगा, बट चार्जेस इक्वल नहीं हो रहे थे। यहां पोटेंशियल भी इक्वल है और चार्जेस भी इक्वल हो गए, और ये जो चार्जेस होगा, ये जो टोटल चार्ज है, ये दोनों में बराबरी से बढ़ जाएगा। यानी यहां तुम FTP याद रख सकते हो, दोनों को टोटल कर दो चार्ज और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये दोनों को बराबर से चार्ज मिल जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी FTP, आपको न्यूमेरिकल में कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड में काफी मिलेगा। जैसे मान लो एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, दोनों का आइडेंटिकल रेडियस है, इस पे चार्ज 3Q है, इस पे -Q है, और तुमने इनको जोड़ दिया। अब सम क्या होगा देखो, तो सम आ जाएगा 3Q में -Q जोड़ दो 2Q। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो इस पे चार्ज क्या आएगा 2Q बाई 2Q, और इस पे चार्ज क्या आएगा Q। ये सिंपल फंडा है। तो आइडेंटिकल स्फीयर और आसान हमारे लिए केस हो जाता है। ठीक, तो अभी देखो आपने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकैप कर लो। पहली चीज तो आपने ये पढ़ा कि जब भी कोई भी दो कंडक्टर्स होंगे कैसे भी शेप के, अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो इनमें चार्ज तब तक रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब ये शेप कुछ भी हो सकता है, इरेगुलर शेप, डिस्क, रॉड, प्लेट, रिंग, ठीक, सबके अलग अलग पोटेंशियल के फॉर्मूले आएंगे। तो हमने आज के लेक्चर में ये पढ़ा स्फीयर्स का। ठीक, ये फंडा केवल स्फीयर्स के लिए अप्लाई होगी, ये फॉर्मूले। Q1 डैश हो जाएगा Q टोटल R1 बाई R1 प्लस R2, और Q2 डैश हो जाएगा Q टोटल R2 बाई R1 प्लस R2। और अगर इक्वल रेडियाई है तो ये इसी का स्पेशल केस हो जाएगा, Q1 डैश विल बी इक्वल टू Q2 डैश विल बी इक्वल टू Q टोटल बाई 2। ठीक, ये फॉर्मूला केवल स्फीयर में अप्लाई होगा। अगर आपको ये डाउट है कि सर अगर दो रॉड है, एक ये रॉड है, इसकी लेंथ L1 है, और एक ये रॉड है, इसकी लेंथ L2, और इनको हम जोड़ दे, इस पे चार्ज Q1 है, ये Q2 है, तो यहां ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। हाँ, यहां पे भी ये लॉजिक अप्लाई होगा कि चार्जेस तब तक रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बट हाँ, यहां पोटेंशियल का फॉर्मूला अलग होगा जो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ोगे। आज हम लोग जो अभी हम केवल ये क्यों इतना किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आगे आने वाला है, पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेगी जहां कंडक्टिंग स्फीयर्स के चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होगा, तो उसके लिए हमें ये आना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी वन प्रॉब्लम। ये तो आप ऑलरेडी कर ही चुके हो। ठीक है, अब इसका आंसर खुद लिखिएगा कमेंट में। ठीक, कंसिडर टू कंडक्टिंग स्फीयर
ऑफ इक्वल रेडियाई, एक पे चार्ज 3q है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो मेरे ख्याल से अभी करने की जरूरत नहीं है, इलस्ट्रेशन में बता दिया। एक पे 3q, एक पे -q है, दोनों को आपने टच कर दिया या कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, अब क्या दोनों पे चार्जेस होंगे, आइडेंटिकल रेडियाई है, तो जोड़ के टोटल को 2 से डिवाइड कर दो। द एंड ऑफ योर लेक्चर 4। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द रोड मैप ऑफ लेक्चर 5, द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक, देखो इस लेक्चर में अब आप थर्ड मेथड चार्जिंग का देखोगे, इंडक्शन, और इस लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है और कई डीप कंसेप्ट्स है। अर्थिंग में पोटेंशियल और चार्ज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये बड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट है जो आगे भी बहुत काम आना है और बहुत ही यहां आपकी यू कैन से फाइन लाइन कंसेप्ट्स है। तो यहां लेक्चर 5 में हम देखेंगे सबसे पहले कि फ्री और बाउंड चार्जेस की मीनिंग क्या होती है, अर्थिंग का क्या कंसेप्ट होता है, और जो मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप अर्थिंग करते हो, ग्राउंडिंग करते हो, तो जो बॉडी ग्राउंडेड होती है उसके पोटेंशियल और उसके चार्ज के बारे में आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक, देन विल सी अ मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन, और फिर ये तीसरा मेथड और लास्ट मेथड होगा चार्जिंग का। पहला ट्राइबो इलेक्ट्रिक था, दूसरा कंडक्शन था, तीसरा इंडक्शन होगा, और फिर हम देखेंगे तीनों में व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, सो आई होप we'll continue the journey, meeting in the next lecture, lecture 5 of the electric charge. Take care, bye.